हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का मेरे इस चैनल न्यू मिशन मोड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में, जो कि वैसे आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और क्लास 8th, क्लास 10th एनसीईआरटी में या फिर इन्वायरमेंट के हर एक बुक में लगभग वाटर कंजर्वेशन के बारे में चर्चा हुआ ही रहता है। और एज ए सिविलियन हम सभी को वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयर होना मस्ट है। इसलिए चलिए आज हम इस टॉपिक को बात करते हैं। वाटर कंजर्वेशन को समझने से पहले हम इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि हमें वाटर को कंजर्व करने की आवश्यकता पड़ रहा है। अगर हम देखें तो पूरे अर्थ पे देखें तो 71% लगभग 71% वाटर है और टोटल लैंड एरिया का मतलब टोटल अर्थ का 29% ही लैंड एरिया है। तो क्या ऐसा मिस कम्बिनेशन हुआ कि हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ रहा है? इस बातों को समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात करेंगे। होता ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, किसी भी प्रकार का वाटर रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। उसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाने के कारण किसी भी चीज़ का कमी महसूस होता है। जैसे हम फूड सिक्योरिटी की बात किए थे कल के वीडियो में, तो फूड सिक्योरिटी जो था उसमें हम लोग देखे कि उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। फूड सिक्योरिटी के लिए 3 पिलर्स जो होते हैं उसकी चर्चा हम लोग किए थे। ठीक उसी तरीके से कोई भी रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स, कोल रिसोर्स, मतलब किसी भी प्रकार का रिसोर्स हो, उसका अगर ठीक से मैनेजमेंट ना हो तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा और चिंताजनक बात हो जाएगा। तो चलिए हम यही चीज़ जब समझ लिए तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हुआ कैसे। मिसमैनेजमेंट ही सही, लेकिन कैसे हुआ। तो चलिए इस बात की जानकारी के लिए मैं बात करना चाहूँगा या आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे एक तो होता है कि इरिगेशन में वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज जो होता है इरिगेशन में हमारा बहुत सारा वाटर रिसोर्स ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक बड़ा सा खेत है, उसमें हम राइस का कल्टीवेशन किए, गन्ना का कल्टीवेशन किए, तो ये सब इतना वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी वाटर की ज़रूरत पड़ता है। तो तो उसको इरिगेशन में देने के लिए, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है मानसून पर डिपेंड करता है। तो मानसून अगर ठीक से नहीं आया तो इरिगेशन तो देना पड़ेगा। इरिगेशन में वेस्ट हुआ, और वो भी इरिगेशन में ज़रूरत के बराबर ही अगर दिया जाए वाटर, तो तब तो कॉम्बिनेशन बना रहेगा। लेकिन होता ये है कि जनरली लोग फ्री का पानी आता है समझ नहीं पाते हैं, तो ट्यूबवेल वगैरह या कनाल वगैरह का जो पानी आता है ज़रूरत से ज़्यादा भर देते हैं, लबालब खेत को भर देते हैं, जो कि आगे चल करके सॉइल को भी पोल्यूशन या फिर कह लिया जाए कि खारापन बना देता है। वो भी एक समस्या का जन्म देता है। दूसरा वाटर का वेस्टेज कैसे होता है। जैसे हम ही लोग ऑल सिविलियंस क्या करते हैं कि कार को जहाँ 2 बाल्टी में धोना था वहाँ 10-20 बाल्टी से धो दिए, वो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया पानी। और अगर बात करें तो जैसे हम लोग
बाथिंग करते हैं तो बाथिंग के बाद जो अनयूज वाटर हुआ उसको ग्राउंड में चला जाना चाहिए था। मतलब कि ग्राउंड में ही उस पानी को सोख लेना चाहिए था, जाने देना चाहिए था। लेकिन वो नाली सीवेज के हेल्प माध्यम से वो बह कर के हमारे आसपास के लैंड एरिया से बाहर चला जाता है। तो फिर हमारा भू लेवल के नीचे का जो पानी है उसमें डिग्रेडेशन होता है, उसमें कमी आता है, जो कि आगे चल करके वाटर क्राइसिस पैदा करता है। अगला, जैसे हम क्या करते हैं कि वाटर का पोल्यूशन भी हम लोग बहुत करते हैं। जैसे मान लो कि आसपास का कोई तालाब है, मरीन ड्राइव या फिर कोई और, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी को भी धोते हैं, प्लस भैंस, गाय, इस टाइप का मवेशियों को भी धो देते हैं, जिससे वाटर जो है कि पोल्यूटेड हो गया, उसमें इंसान नहा नहीं सकता, उसका और किसी पर्पज़ से यूज नहीं कर सकता। पता चला बस, ट्रक, ये सब गाड़ियाँ जो है गाड़ियों को ले जा करके उसी में उसका कुछ जो होता है कि ऑयल वगैरह जो होता है, वेस्ट ऑयल, वो सब उसी में डाल दिए और हमारा सीवेज नाली का पानी जो है तालाब में ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, जो कि अनयूज है। तो ये सब की वजह से हमारा वाटर जो है वाटर होते हुए भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये सब है ना चिंता का कारण। वाटर है हमारे पास लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, अनयूज वाला वाटर है। तो हम क्या करें, क्या ऐसा काम करें कि वाटर रिसोर्सेस हमेशा अवेलेबल रहे और ज़रूरत का काम हमेशा होता रहे। तो इसी के लिए हमारा ये टॉपिक जो है वाटर कंजर्वेशन। तो अब चलिए हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। ये तो पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है। वाटर जो है हमारा, वाटर का मैनेजमेंट हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वाटर ही ना रहे, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पीने के लिए, नहाने के लिए सब कुछ चाहिए और वेस्ट भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि पीने नहाने ये सब के यूज से तो नहीं, लेकिन वेस्ट करने के कारण से आने वाला समय में वाटर जो है क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो ऐसा वाटर क्राइसिस आने वाला समय में ना हो, इसके लिए हमें पहले से सतर्क रहना होगा। हमें सिविलियंस के तौर पे पहले से अलर्ट रहना होगा। हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना होगा जिससे कि वाटर कंजर्वेशन वाटर हमारे लिए अवेलेबल बना रहे। तो चलिए हम वाटर कंजर्वेशन कैसे करें या फिर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। फर्स्ट वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक पॉइंट जो होगा, जैसे हम लोग अपना कार वगैरह जो है ना कि कम पानी में ही धो करके काम चला लें, मतलब ज़रूरत ही भर ही वेस्ट करें। दूसरा, इरिगेशन वगैरह जो है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी को हम ना डालें। अगर ज़रूरत भर ही डालेंगे तो एक्स्ट्रा खर्च होने से वाटर बच जाएगा, जो कि बोरवेल से ही अगर आ रहा है तो बोरवेल में ही रह जाएगा नीचे। अगर किसी डैम से कनाल के हेल्प से आ रहा है तो डैम में ही रह जाएगा, बचा रहेगा तो आगे काम आएगा। अगर गर्मी की वजह से वाटर ख़त्म भी हो जाए तो वो ख़त्म होते तक ग्राउंड में रिस गया रहेगा, तो ग्राउंड का वाटर लेवल को बढ़ा देगा, जो कि फ़ायदेमंद होगा। अगला, हमें जो है कि वेस्ट वाटर, जैसे कि हम लोग बाथिंग के बाद वाला वो जो पानी होता है नाली में बह जाता है, उसको ऐसा कर सकते हैं कि एक गड्ढा खन करके, गड्ढा बना कर करके और उस गड्ढे में ही
वाटर का कंजर्वेशन कर दें। उससे ये होगा कि पानी जो है बहने से बच जाएगा और ग्राउंड वाटर को इंक्रीज कर देगा। तो अगर इस टाइप से हम लोग करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन बना रहेगा। आगे जो है इतना तक हम लोग बात कर लिए। तो आगे जो है कि हम लोग कुछ ऐसा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि रेन का वाटर रेन का वाटर जो है हमारे छत पे गिरा, ऊपर से गिरेगा ना, ऊपर से छत पे गिरेगा, तो छत के पे गिरने के बाद छत से पानी किसी के आंगन में, किसी के खेत बाड़ी में गिरता है, वहाँ से फिर से बह कर करके सीवेज के माध्यम से, नाली के माध्यम से रोड पर बहते हुए छोटा नाला में गया, फिर रिवर में गया, फिर ऐसे ऐसे बहुत दूर ओशियन तक, सी तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, आप हमारे आसपास जो रेन वाटर आया था वो हमारे आसपास ना रह कर करके ओशियन में चला गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर से हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस पैदा होगा। ज़मीन में अंदर तो पानी इसको रिस जाना चाहिए था, जो रेन का वाटर आया उसको नीचे रिस जाना चाहिए था, लेकिन ये रिसा नहीं, नीचे कहाँ चला गया, ओशियन में चला गया। तो फिर तो वाटर क्राइसिस पैदा करेगा ना। अगला पॉइंट ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना चाहिए। होता ये है, फॉरेस्ट जब होता है तो पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जो रेन वाटर होता है, जब बारिश का पानी ऊपर से गिरता है तो पेड़ अपने पत्तियों पे पानी को थोड़े समय के लिए रोकते हैं। जब पानी बरसना बंद हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे बूंद 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 करके पत्ती से नीचे पानी गिरता है, जो कि ग्राउंड में सीधे सीधे रिसता है। जबकि उस टाइम जब तेज बारिश होता है, उस टाइम पानी ज़मीन में रिसने के बजाय बहने लग जाता है। रिश्ता नहीं है, वो बहता है, नदी नाला खेत रोड ये सब पे बहते बहते फिर ओशियन में चला जाता है। तो ज़्यादा पेड़ हम लगाए रहेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा पेड़ रहेगा तो ज़्यादा पत्तियों पे पानी को रखे रहेगा, और वो पानी फिर धीरे धीरे टप 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 नीचे गिरेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा वाटर कंजर्वेशन बढ़ेगा। लैंड में जो है कि हमारा वाटर रिस जाएगा, जो कि ग्राउंड वाटर का लेवल को इंक्रीज करेगा। अगला, इरिगेशन में हमें वाटर स्प्रिंकलर टेक्निक को बढ़ावा देना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं, कि जैसे पाइप वगैरह लगा करके रखे रहेंगे, जहाँ पे पौधा है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्रॉप है वहीं पे पानी जाए, उससे इधर उधर ना जाए और ज़रूरत भर ही जाए। बूंद बूंद टपकेगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इससे हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो जो है ज़रूरत तक ही उसका यूज कर पाएंगे हम लोग। और जब लगने लगेगा कि ज़रूरत भर पानी हो गया, किसी खेत बाड़ी में पानी डालना है या किसी गार्डन में डालना है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में यही होता है कि जितना हमें वाटर की ज़रूरत है उतना वाटर हम पौधों तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद वाटर को हम लोग कंजर्व कर लेते हैं, तो इससे कंजर्वेशन बढ़ गया। जो बचा रहेगा पानी वो दूसरे पौधों के में डाला जा सकता है या फिर दूसरे पर्पज़ से यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अगला हम वाटर शेड या फिर बड़े बड़े डैम या फिर छोटे छोटे चेक पोस्ट बना करके, छोटे छोटे तालाब बना करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हिली एरिया होगा, कहीं ऐसा बड़ा सा एरिया है जहाँ पे हिली रीजन है या फिर गड्ढा वाला रीजन है, तो उस जगह पे छोटा सा चेक पोस्ट बना दिए, कहीं पे वाटर शेड बना दिए, कहीं बड़ा बड़ा माउंटेन है उधर बड़ा सा डैम बना दिए। तो सब में पानी जो है
रेन वाला वाटर उसमें इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद बचे रहेगा, फिर उसको हम लोग बड़े बड़े डैम से कनाल निकाल करके इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे चेक पोस्ट या तालाब से पंप, मोटर, डीजल पंप या फिर मोटर या फिर और कोई टेक्निक से अपने खेतों तक ला करके उसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वाटर कंजर्वेशन को आई होप मैं क्लियर कर पाया और इसको आप भी समझ पाएंगे। और मेरे ख्याल से डाउट तो होता ही है, मैं बहुत सारा डायमेंशन को कवर किया है मैंने, तो हो सकता है कि आप सभी को वीडियो देखने पर कुछ कन्फ्यूजन हो। वैसे है सिंपल ही, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा हो तो ऑफलाइन क्लास में जब मैं आऊँगा उस टाइम पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।